गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम जीके पार्ट सेकंड, जो भारतीय संविधान के। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, हमने जो चैप्टर वाइज तैयार किए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, पहला क्वेश्चन क्या है, कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखना, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव होगा ये डॉल्फिन होगी, और डॉल्फिन भी कौन सी, गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। देखना, वैसे तो पूरी गंगा नदी में ही डॉल्फिन है, लेकिन सबसे अधिक ये बिहार क्षेत्र में, गंगा नदी जैसे उत्तराखंड से निकली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, लगभग 4 राज्यों में इसका विस्तार रहता है। तो जो यहाँ पर इसका विस्तार होगा बिहार में सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। ये भी अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। देखना, संघीय न्यायपालिका अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 में दिया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। तो भाग किस में है, 5 भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान में दिए गए प्रावधानों के समीक्षा करता है, इसकी व्याख्या करता है, और संरक्षक भी है, प्रोटेक्टर, यानी कि प्रोटेक्शन संविधान की कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। नेक्स्ट, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट। देखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे पहले ब्रिटेन सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, वो 1773 में, सन 1773 में बनाया था, और इसी में ये व्यवस्था दी गई थी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 के अधिनियम पर आधारित ये कलकत्ता में बनाया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो बराबर कितने थे, टोटल 4 थे। एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसमें, लॉर्ड एलिसा इम्पे। क्या नाम था, एलिसा इम्पे नाम था। और अन्य 3 कौन थे, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। ये अन्य 3 थे। टोटल कितने थे इसमें, 4। अब कितने होते हैं, 1 + 30 बराबर 31। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। इससे पहले कितने थे, 1 + 25 यानी कि 26 थे टोटल, एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले कितने थे, 1 + 3 = 4। अब वर्तमान में कितने, 1 + 30 = 31। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान के द्वारा। तो संविधान में किसमें आर्टिकल में दिया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, आर्टिकल नंबर 124 में, और 125 में फिर इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी शर्तें और उसकी योग्यताएं जो दी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी। 1 + 26 में रहे, जब हमारा अब सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में 1 + 6 हुआ करते थे, लेकिन जब ये कलकत्ता में था उसमें 1 + 3 बराबर 4 थे, और जब दिल्ली में स्थापित हुआ 1 + 6 बराबर 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 1 + 30 बराबर 31, 1 + 30 = 31। इतने न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो 30 न्यायाधीश होते हैं। आपको भी बताया कि 1 + 30 बराबर कितने होंगे, 31 होंगे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जब पहला कलकत्ता में स्थापित किया था उसमें 1 + 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके अधीन है। देखना, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है, स्वायत्त है ना, ऑटोनोमस, स्वायत्त भी कह सकते हैं इसको। एक स्वायत्त संस्था है ना, जो संविधान का रक्षक करती है और संविधान में दिए गए प्रावधानों की व्याख्या करती है। नेक्स्ट दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है वैसे विभिन्न परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, और यही उनको शपथ धारण करते हैं। जैसे मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाएंगे। और ये उल्टा भी है, इसका रिवर्सिबल है। जब राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ये शपथ दिलाते हैं। दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है। फ्रांस में।
देखना, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश, ऐसा हमने फ्रांस से लिया गया है। जबकि फेडरल जो कोर्ट होती है, अगर अमेरिका की हम बात करते हैं, हमने पूरा ही न्यायिक पालिका अपनी या जुडिशरी सिस्टम ये अमेरिका से लिया है। जैसे भारत का हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा उसके ऊपर, या अन्य जो सिविल कोर्ट होते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सारी हमने कहाँ से, अमेरिका से लिए, यूएसए से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति का केवल अपॉइंटमेंट का जो प्रोविज़न है, ये हमने कहाँ से, फ्रांस से लिया है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान से नोट करना आप, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के आप दो पार्ट में नोट करना, एक तो न्यायिक पद्धति हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से, और इसके न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, फ्रांस से लिया गया है टॉपिक। ओके, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए। इसकी 3 योग्यताएं हैं, 3 में से कोई एक, या तो वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, या 5 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए, या तीसरी है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, है ना, वो भी क्वालिफिकेशन होगी। तो ये क्वेश्चन इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ पर दिया है, आर्टिकल नंबर 61 में। इम्पीचमेंट ये आर्टिकल नंबर 61, अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत महाभियोग से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल से पूर्व ही हटा सकते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल, या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले, इसका कार्यकाल माना जाता है। लेकिन सिद्ध कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ये महाभियोग की प्रक्रिया हमने इम्पीचमेंट की कहाँ से ली, अमेरिकन संविधान से, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। आर्टिकल नंबर जो हम 143 पढ़ेंगे, 143 में लिखा हुआ है, यदि राष्ट्रपति को किसी प्रश्न में ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें विधि का कोई प्रश्न निहित है, तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कानूनी सलाह दे सकते हैं, और राष्ट्रपति महोदय उस कानूनी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखना, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी सलाह दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग से ये कहा है कि व्यर्थ के प्रश्नों पर माननीय राष्ट्रपति महोदय ये कानूनी सलाह ना ले, व्यर्थ के प्रश्नों पर ना ले, वो नहीं कि हर बार ही सलाह लें, है ना। तो ये राष्ट्रपति महोदय कहाँ से सलाह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल नंबर 143 में ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहले किया था कि जब संविधान लागू हुआ तो 1965 तक 1965 तक कोर्ट की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, लेकिन बाद में फिर उसी में वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया, वहाँ अंग्रेजी में ही काम होता है, बाकी हम किसी भी भाषा में उसकी कॉपी या नकल ले सकते हैं बाद में फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, कानून का न्याय निर्णय करना, है ना, न्याय उचित होने चाहिए, कानून की व्याख्या करना और फिर उनको कानूनों की रक्षा करना, ये किसका कार्य है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते प्रभावित किए जाते हैं भारत की संचित निधि से। देखना, संचित निधि को ही कंसोलिडेटेड फंड भी कहते हैं, समाकलित निधि, समाकलित निधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन दिए जाते हैं। कोई भी सरकारी पदाधिकारी है, पहले हम ये देखते हैं कि वो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का। केंद्र सरकार के सभी वेतन केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं, और जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होता है उसको राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, न्यायिक पहल के द्वारा। आर्टिकल नंबर 136-37 हम पढ़ेंगे। जनहित याचिका, इसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। कोई भी व्यक्ति उसमें
सबमिट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर सुनवाई भी अति त्वरित होती है, जल्दी होती है, लेकिन ये कार्य पब्लिक वेलफेयर का होना चाहिए, कोई अपना निजी काम ना होना चाहिए या मौलिक अधिकारों से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा देता है? अनुच्छेद नंबर 32। इसमें 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, WRITS, 5 प्रकार की रिट्स जारी करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी अनुच्छेद 32 को कहा गया था संविधान की आत्मा और हृदय, अम्बेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए, अगर मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग कौन सा आ जाएगा? पार्ट नंबर 3। पार्ट ये 3 में आ जाएंगे, है ना। पार्ट 3 में दिया गया है कि अगर इनका परिवर्तन, कोई इनको अतिक्रमण करता है, ब्रेक करता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है, याचिका जारी करती है। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे कि रिट कितनी होती हैं। याचिकाएं 5 प्रकार की। ये कौन जारी कर सकता है? या तो हाई कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार होता है। रिट कौन कौन सी होती हैं? 5 होती हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होती है परमादेश, मेंडामस। एक उत्प्रेषण, है ना, कैरिटेरियरी। और एक होती है निषेधाधिकार, यानी कि प्रोहिबिशन। और एक अधिकार परिच्छेदता, क्यू वारंटो। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। अगर कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, उसके विरुद्ध मेंडामस या परमादेश की रिट जारी की जाती है। और किसी को अगर अवैध रूप से बंदी बनाया गया, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन आया, हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना, शरीर प्राप्त करना, ये इसका अधिकार होगा, ये अर्थ होता है। तो ये 5 प्रकार की रिट्स होंगी। हमने रिट्स पर एक अलग वीडियो बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसका देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की, जो भी आपको बताया। 22 क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए। अगर कोई सरकारी पदाधिकारी अपना कार्य नहीं करेगा, अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, तो उसके लिए परमादेश या मेंडामस की रिट जारी कर सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों का अधिकार है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसके मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था? देखना, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी उसमें पद रिक्त है उपराष्ट्रपति का पहले से ही, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक जस्टिस हिदायतुल्ला हुए हैं, ये पहले राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति के कार्य के जो अवधि थी, इनका डेथ हो गई थी जाकिर हुसैन की, उस दौरान ये बने थे, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद भी तब रिक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, ये महिला अब तक इस पर न्यायाधीश मुख्य नहीं रही है ना, अन्य में तो रही है। 25वां है, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AG। आर्टिकल नंबर हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ये आ जाएगा 76 में, अनुच्छेद नंबर 76 में, है ना। तो इसमें है कि भारत का महान्यायवादी ये किसी भी कानूनी सलाह केंद्र सरकार को देता है, और राज्य सरकार को महाधिवक्ता सलाह देता है, और राष्ट्रपति महोदय को सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम कानूनी अधिकारी, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में और भी पूछा गया है। तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AG, आर्टिकल नंबर 76 में पढ़ा जाएगा। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति महोदय उसको नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, इसमें महान्यायवादी की योग्यताएं किसकी योग्यताओं के समान होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो भी न्यायाधीश की योग्यताएं होंगी वही इसकी अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की योग्यताएं होती है। नेक्स्ट, इसमें महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, प्लीजर पर कार्य करता है। नेक्स्ट, इसमें किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान में की गई? अनुच्छेद नंबर 76 के द्वारा, अभी आपको बताया 76। तो ये महान्यायवादी से ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे आप इनको नोट करते रहिए और इनका रिविजन करते रहिए जितना आप कर सकते हैं। देख लो 31, भारत के महान्यायवादी को मतदान देने का अधिकार नहीं होता। सदनों की संयुक्त बैठक में उसमें अपना मतदान नहीं कर सकता, वैसे ये कार्यवाही में भाग ले सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 74, 75 किस विषय से संबंधित है? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से संबंधित है। 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ऐसा मंत्रिपरिषद में कहा गया है आर्टिकल नंबर 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका की समझ शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। कार्यपालिका की समझ, मंत्रिपरिषद नहीं, इसका आंसर रॉन्ग हो गया, ये होती है उसमें राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की समझ शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जिनका संचालन वह स्वयं करें या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राजा रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल तानाशाही कहा? म्यूर, एक यूरोप के हुए हैं एक विद्वान म्यूर, तो म्यूर ने कहा है ऐसे। नेक्स्ट इसमें 35 क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है, वह कौन सा अनुच्छेद है? 352 में भी हुआ है। 352 में इसमें क्या है? आपातकाल आएगा एक ही, आपातकाल। वैसे तो इसमें भी हुआ है 75 में भी, और 352 में आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर पूरे देश में या देश के किसी भूभाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। देखना, एक मंत्रिमंडल में 3 या 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो अगर हमारे पास 30 मंत्रालय हैं, मंत्रालय कितने हो सकते हैं? किसी भी सदन का, जैसे लोकसभा है, लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? 545। 545 का 15% ही हो सकते हैं, बस केवल 15%। तो इससे ज़्यादा मंत्रालय नहीं होते, और एक मंत्रालय में 3 या 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। अगर 10 मंत्रालय हमारे पास, तो 10 से अगर गुना करते हैं, इसका मतलब 40 आ जाएगा। 40 मिनिस्टर्स होंगे। इनको क्या कहा गया? सभी को मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल क्या होता है? अगर एक मंत्रालय के हम सिर्फ कैबिनेट मंत्री को ही गिनते हैं तो वो मंत्रिमंडल हो जाएगा। इस पर भी एक पूरी वीडियो बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, नीचे उसका लिंक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? आर्टिकल नंबर 75 में। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र से कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? केवल 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसे निकाल दिया जाएगा वहाँ से। नंबर 39, मंत्रिपरिषद में वरीयता के आधार पर मंत्रियों का क्रम किस प्रकार का होता है? सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, ये तो 1 नंबर पर होंगे। 2 नंबर पर राज्य मंत्री, 3 नंबर पर उपमंत्री होते हैं। वैसे एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो 3 या 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे बड़े इसमें कैबिनेट मंत्री माने जाते हैं। किसी भी मंत्रालय की समस्त कार्यवाहियाँ कैबिनेट मंत्री के नाम से जारी मानी जाएंगी। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल यानी कि समझिए कैबिनेट मंत्री होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के समय वो उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया? वीवी गिरी। देखना, जब जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी 67 में, 67 से 69 तक रहा कार्यकाल, तो इसमें 69 में डेथ हुई थी जाकिर साहब की। उसके बाद में यहाँ पर जो ये बने थे वीवी गिरी, ये उपराष्ट्रपति थे, तब ये राष्ट्रपति बने, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। तो इनका जो कार्यकाल था जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था 1967 to 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से हमने राष्ट्रपति का पद का प्रावधान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। आर्टिकल नंबर ये आ जाएगा 52 में, 52, 53। 52 में क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में भारत के राष्ट्रपति के हाथों में केंद्र की सभी कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं, जिनका पालन वह स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये इसका मंत्रिमंडल या इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें भारत की जनता डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं करती, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करती, वो क्या आ जाएंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव। और प्रत्यक्ष वो होते हैं जिसमें हम लगातार डायरेक्ट हम वोट डालते हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएंगे। और अप्रत्यक्ष क्या? जिसमें हम भाग नहीं लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपात। समानुपात प्रतिनिधित्व एकल संकरणीय प्रणाली। देखना इसमें क्या होता है, अगर 3 या 4 सदस्य इलेक्शन में भाग लेते हैं, ए, बी, सी या डी, तो जब प्रथम चरण की मतगणना होती है, प्रथम चरण की मतगणना में इसमें जो सबसे कम जिसे वोट मिलते हैं और रिजल्ट स्पष्ट नहीं होता, तो इसकी वोट लेकर इन तीनों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। दूसरा कि इसमें एक वोट की वैल्यू निकाली जाती है, जैसे एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है। वोट की वैल्यू क्या? टोटल जो जनसंख्या होती है बटे उस देश में यहाँ पर निर्वाचित जितने भी एमएलएज होते हैं, एमएलए इलेक्टेड एमएलए है ना, एक राज्य के, और इसको डिवाइड करते हैं 1000 से। जो इस फॉर्मूले से वैल्यू निकलती है, ये क्या आ जाएगी? एक एमएलए की वोट का मान होता है ना, इलेक्टेड एमएलएज इन कंसर्न स्टेट डिवाइड बाई 1000। तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और फिर बाद में जिसको सबसे कम मिलती हैं, अगर रिजल्ट नहीं आता कि कौन राष्ट्रपति के पद के लिए विजेता घोषित है, अगर ऐसा नहीं तो दूसरे चरण की मतगणना के लिए जो सबसे कम वोट प्राप्त करता उम्मीदवार होते हैं, उनकी वोट को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के मनोनीत सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते है ना, राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य नहीं लेते, जैसे एंग्लो इंडियन होते हैं वो भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। देखना, सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। बाकी इन 2 पदाधिकारियों के अलावा शेष चुनाव संबंधी निपटारा चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग, ये तो किसके लिए? शेष सभी पदाधिकारियों के लिए। लेकिन जब बात आती है भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की, उनके चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, अगर वो कार्यकाल से पूर्व ही अपना पद त्यागते हैं तब। तो देखना, ये 50 क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने इसके चारों ऑप्शन इसलिए तैयार नहीं किए क्योंकि एक तो उसमें टाइम भी लगता है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए हमने सिर्फ इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वही टाइप किए हैं। तो हम ये 50-50 या 40-40 क्वेश्चन अपडेट करते रहेंगे। देखना, अब हम जो रेगुलर बैच शुरू करेंगे वो भारतीय संविधान का और आईपीसी मूल विधि का होगा, क्योंकि आज से नोटिस आ गया उसमें एसआई यूपीएसआई की जो भर्तियाँ निकली हैं, आज से उसमें फिल करने की डेट स्टार्ट हो गई है, आज 1 अप्रैल भी है। ओके जी, तो हम रेगुलर होकर उसमें मेहनत से तैयारी करें, और क्वेश्चन से हमें केवल आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। रिवीजन हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इस बात को मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ और मैं दोहराता रहूँगा। आपका जो सिलेक्शन है आपके रिवीजन पर डिपेंड है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार इनको रिपीट करते रहना। नोट्स बनाइए, कुछ भी कीजिए, हमें रिवीजन मोर देन मोर जितना हो सके। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।